Hello student, today I am going to explain you the remaining part of molecular basis of inheritance. Regulation of gene expression. जीन्स का जो एक्सप्रेशन होता है उसको किस तरह से रेगुलेट किया जाता है वो देखते हैं. All the mature cells of living beings possess thousands of genes. जितनी भी लिविंग बींग्स के अंदर सेल्स होती है उसके अंदर बहुत सारे हजारों की संख्या में जीन्स होते हैं. अ सिंगल जीन्स इज नॉट ऑलवेज एक्टिव. और सेल्स के अंदर जितने जीन्स होते हैं वो सभी एक्टिव नहीं होते. सभी जो जीन्स होते हैं टाइम टू टाइम एक्टिव होते हैं, बाकी के जो जीन्स होते हैं इनएक्टिव कंडीशन में होते हैं. एट स्पेसिफिक टाइम द डिफरेंट जीन्स आर एक्टिवेटेड एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन. जिस जीन्स का जिस समय जो काम होता है उस समय वो जीन्स एक्टिव होंगे और प्रोटीन को फॉर्म करेंगे. Example, enzyme needed during the seedling growth would not be needed during the adult stage. In each stage of life, every cell has some sets of genes. मतलब सेल्स की जो लाइफ होती है उसमें पूरी लाइफ के अंदर सभी जीन्स एक साथ एक्टिवेट नहीं होते हैं. जैसे जैसे जिनका वर्क आता है वो एक्टिवेट होते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं. जीन्स की एक्टिविटी के ऊपर जो कंट्रोल किया जाता है उसको जीन रेगुलेशन कहते हैं. द मैकेनिज्म ऑफ जीन एक्शन एंड देयर रेगुलेशन वाज डिस्क्राइब्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय जैकोब एंड मोनेट इन ई कोली. जीन एक्शन तथा रेगुलेशन को सबसे पहले दो साइंटिस्ट जैकोब तथा मोनेट ने ई कोली बैक्टीरिया के अंदर किया था. तो ई कोली बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया होता है. तो ई कोली के अंदर जीन एक्शन तथा रेगुलेशन की प्रोसेस थोड़ी इजी होती है जिससे उसको डिस्क्राइब किया जा सकता है, जबकि यूकैरियोट्स के अंदर ये प्रोसेस बहुत डिफिकल्ट होती है. जीन रेगुलेशन इन प्रोकैरियोट्स. प्रोकैरियोट्स के अंदर जीन का जो रेगुलेशन होता है उसके अंदर दो स्टेप्स होती है, दो प्रोसेस होती है. एक इंडक्शन की, दूसरी रिप्रेशन की. और इन दोनों प्रोसेस को ई कोली बैक्टीरिया में स्टडी किया था. तो सबसे पहले देखेंगे इंडक्शन. तो इस इंडक्शन प्रोसेस में इंड्यूसर के द्वारा जीन्स को एंजाइम प्रोड्यूस करने के लिए इंड्यूस किया जाता है. तो जो सब्सटेंस एंजाइम सिंथेसिस को इंड्यूस करते हैं उसको इंड्यूसर कहते हैं और इस सिस्टम को इंड्यूसिबल सिस्टम कहते हैं. प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज शुगर इन कल्चर मीडियम. यदि कल्चर मीडियम के अंदर लैक्टोज शुगर होती है तो वो लैक्टोज शुगर एंजाइम के सिंथेसिस को इंड्यूस करता है. तो लैक्टोज शुगर क्या होगा? इंड्यूसर होगा. और एंजाइम कौन सा बनेगा? बीटा ग्लैक्टोसाइडेज बनेगा. तो अगर किसी कल्चर मीडियम के अंदर लैक्टोज शुगर है तो वो लैक्टोज शुगर किसको, किस एंजाइम को फॉर्मेशन को इंड्यूस करेगा? बीटा ग्लैक्टोसाइडेज को. और जैसे ही बीटा ग्लैक्टोसाइडेज बना है वो लैक्टोज शुगर कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज और ग्लैक्टोज के अंदर, जो इस इक्वेशन में आपको दिखाई देगा. यदि ई कोली सेल्स को ऐसे कल्चर मीडियम में ग्रो करवाया जाए जिसमें लैक्टोज शुगर हो तो वो लैक्टोज शुगर क्या करेगा? इंड्यूस करेगा बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम के फॉर्मेशन को. तो यहाँ लैक्टोज शुगर क्या कर रहा है? इंड्यूसर की तरह वर्क कर रहा है, इसलिए सिस्टम को इंड्यूसिबल सिस्टम कहेंगे. लेकिन यदि मीडियम के अंदर लैक्टोज शुगर एब्सेंट हो तो बीटा ग्लैक्टोसाइड एंजाइम का फॉर्मेशन नहीं होगा. किंतु जैसे ही आपने मीडियम के अंदर लैक्टोज शुगर को मिक्स कर दिया तो वहां पर बीटा ग्लैक्टोसाइड का एंजाइम का फॉर्मेशन इनिशिएट हो जाएगा. तो जब एंजाइम के फॉर्मेशन को इनिशिएट करने वाले सब्सटेंस होते हैं तो सिस्टम को इंड्यूसिबल सिस्टम कहते हैं. अब सेकंड देखेंगे रिप्रेशन. अब देखते हैं रिप्रेशन. रिप्रेशन जो होता है
इंडक्शन का अपोजिट होता है, जिससे क्या होता है कि जीन्स की जो एक्टिविटीज होती है वो रुक जाती है। एग्जाम्पल्स देखते हैं। यदि कल्चर मीडियम के अंदर हिस्टिडीन मिला दिया जाए, मतलब एक कल्चर मीडियम के अंदर आपने पहले मिलाया था किसको, लैक्टोज शुगर को, तो वो लैक्टोज शुगर क्या कर रही थी, एंजाइम के फॉर्मेशन को इनिशिएट कर रही थी। लेकिन उसी कल्चर मीडियम के अंदर आपने अब हिस्टिडीन मिला दिया, तो वो हिस्टिडीन क्या करेगा कि इंड्यूसर की जो एक्टिविटी है, एंजाइम की जो एक्टिविटी है उसको रोक देगा, जिससे एंजाइम का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो यहां पर हिस्टिडीन क्या होगा, रिप्रेसर होगा, और ये सिस्टम क्या कहलाएगा, आपका रिप्रेसिबल सिस्टम कहलाएगा। और ऐसे जीन्स जो कि एंजाइम्स के फॉर्मेशन की प्रोसेस को रोक देते हैं उनको रिप्रेस्ड जीन्स कहते हैं। यदि रिप्रेस्ड जीन्स को आपने तुरंत एक्टिव कर दिया, पुनः फिर एक्टिव कर दिया आपने इनको, तो उनको डी रिप्रेस जीन कहा जाएगा। मतलब इंड्यूसिबल सिस्टम के अंदर लैक्टोज किसकी तरफ वर्क कर रहा था, इंड्यूसर की तरह से। वो क्या कर रहा था, एंजाइम के फॉर्मेशन की प्रोसेस को इनिशिएट कर रहा था। तो वो सिस्टम आपका इंड्यूसिबल सिस्टम होगा, लेकिन रिप्रेसिबल सिस्टम इसका अपोजिट हो जाएगा। यदि कल्चर मीडियम में आपने हिस्टिडीन डाल दिया तो हिस्टिडीन वर्क किसकी तरह करेगा, रिप्रेशर की तरफ वर्क करेगा, और वो एंजाइम के फॉर्मेशन की प्रोसेस को रोक देगा। तो ऐसे जीन्स जो एंजाइम्स के फॉर्मेशन की प्रोसेस नहीं करते, एंजाइम के फॉर्मेशन, उनको क्या कहते हैं, रिप्रेस जीन्स कहते हैं। लेकिन जब वो एक्टिव हो जाते हैं, जीन्स वापस एंजाइम का फॉर्मेशन करने लगते हैं, तो उन जीन्स को डी रिप्रेस जीन्स कहते हैं। नेक्स्ट वन, ओपेरॉन कॉन्सेप्ट मॉडल। जेकोब तथा मोनेट ने 1961 में प्रपोज किया था इस मॉडल को। इस मॉडल में उन्होंने ई कोली के अंदर इंडक्शन तथा रिप्रेशन की प्रोसेस को एक्सप्लेन किया था ओपेरॉन मॉडल के द्वारा। अकॉर्डिंग टू देम, उनके अनुसार, ओपेरॉन इज अ ग्रुप ऑफ कंट्रोलर एंड स्ट्रक्चरल जीन्स। तो ओपेरॉन क्या है, कंट्रोलर तथा स्ट्रक्चरल जीन्स का एक ग्रुप है जो रेगुलेट करेगा किसको, केटाबॉलिज्म जेनेटिकली। जो केटाबॉलिज्म की प्रोसेस है उसको जेनेटिकली क्या करेगा, कंट्रोल करेगा, रेगुलेट करेगा। ओपेरॉन मॉडल, इस मॉडल को जेकब तथा मोनेट ने 1961 में दिया था। इसके लिए उनको 1965 में नोबेल प्राइज मिला था। तो ओपेरॉन होता क्या है, ओपेरॉन डीएनए जेनेटिक मटेरियल का एक सेगमेंट होता है जो रेगुलेटरी यूनिट की तरफ वर्क करता है। अब देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ओपेरॉन। एक ओपेरॉन में कौन कौन से जीन्स होते हैं। तो इसमें रेगुलेटर जीन्स होते हैं, प्रोमोटर जीन्स होते हैं, ऑपरेटर जीन्स होते हैं, स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं। अब देखते हैं इन जीन्स की क्या फंक्शंस है। रेगुलेटर जीन्स, ये जीन्स जो होता है रिप्रेशर प्रोटीन को फॉर्म करता है, जो ऑपरेटर जीन से जुड़कर उसकी एक्टिविटी को रोक देगा। मतलब रेगुलेटर जीन्स किसको फॉर्म करेगा, रिप्रेशर को, और ये किससे अटैच हो जाएगा, ऑपरेटर से, जीन से, और उसकी एक्टिविटी को रोक देगा। अब जो रिप्रेशर प्रोटीन होता है एक्टिव भी होता है और इनएक्टिव कंडीशन में भी होते हैं। सेकेंड आता है प्रोमोटर जीन्स। प्रोमोटर जीन्स के अंदर नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड 100 हो सकते हैं। प्रोमोटर जीन्स के ऊपर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आकर अटैच होता है और ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को इनिशिएट करता है। नेक्स्ट वन, ऑपरेटर जीन्स। ऑपरेटर जीन से क्या जुड़ेगा, रिप्रेसर जुड़ेगा और ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को रोक देगा या नहीं होने। और उसके बाद आता है स्ट्रक्चरल जीन्स। ये जो स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं 3 होते हैं, सिस्ट्रॉन जेड, सिस्ट्रॉन वाई और सिस्ट्रॉन ए। जो सिस्ट्रॉन जेड होता है बीटा ग्लेक्टोसाइडेज नामक एंजाइम फॉर्म करेगा। सिस्ट्रॉन वाई जो होगा बीटा ग्लेक्टोसाइडेज परमिएज नामक एंजाइम फॉर्म करता है। और सिस्ट्रॉन ए जो होता है बीटा ग्लेक्टोसाइडेज ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम को फॉर्म करता है। यू कैन सी इन दिस डायग्राम द स्ट्रक्चर ऑफ लेक ओपेरॉन। जो लेक ओपेरॉन होते हैं इसमें 2 यूनिट होती है,
एक है कंट्रोलर जीन और दूसरी है स्ट्रक्चरल जीन्स, दोनों मिलकर लेकोपेराइन को फॉर्म करते हैं। अब जो कंट्रोलर जीन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? एक रेगुलेटर जीन होते हैं जिसको डिनोट किया जाएगा आई के, प्रमोटर जीन पी के द्वारा, ऑपरेटर जीन ओ के द्वारा। जो रेगुलेटर जीन है, इस रेगुलेटर जीन से क्या फॉर्म होगा? रिप्रेसर प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। प्रोमोटर जीन्स के ऊपर क्या अटैच होता है? आरएनए पॉलीमरेज। और ऑपरेटर जीन्स के ऊपर क्या अटैच होता है? रिप्रेसर प्रोटीन। इसके बाद स्ट्रक्चरल जीन्स भी 3 टाइप्स के होते हैं, सिस्टोन जेड, सिस्टोन वाई एंड सिस्टोन ए। तीनों को स्ट्रक्चरल जीन्स कहते हैं। और ये जो साइट्स होती है प्रोटीन सिंथेसिस की साइट होती है, यहीं पे एंजाइम का फॉर्मेशन होता है। ये जो रेगुलेटर जीन्स है क्या फॉर्म करता है? रिप्रेसर, जो एक्टिव भी होता है और इनएक्टिव भी होता है। अगर ये रिप्रेसर एक्टिव है तो कहां से अटैच हो जाएगा? ऑपरेटर जीन से। अब उसके बाद प्रोमोटर जीन से आरएनए पॉलीमरेज अटैच होगा तो वो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को आगे नहीं बढ़ा पाएगा, क्योंकि बीच में क्या है? बैरियर है। तो यहां पर ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस रुक जाएगी। लेकिन अगर ये रिप्रेसर इनएक्टिव कंडीशन में है तो आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर जीन से जुड़ेगा और ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होगी, मतलब प्रोटीन का फॉर्मेशन हो जाएगा।